जय श्री महाकाल। दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या उपयोग है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके बारे में अपन जो है चर्चा करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको देखते हैं अपन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन पहले वैसे देख चुके हैं पूरा का पूरा ही। तो अगर आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं देखा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और कांतिक कोण में क्या संबंध होता है, ये भी अगर आपने देखा है तो पिछले सारे वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, पूरे अपन प्ले लिस्ट बना बनाकर सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, पूरे पार्ट जो है फिजिक्स के, तो आप उनको जरूर देखें। अच्छी तैयारी के लिए जो है आप उनको जरूर देखें। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या उपयोग है। तो एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तक, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, इसका एक उपयोग तो क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग में एक तो आ जाएगा आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, और एक होता है आपके प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, तो क्या है आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म और प्रकाशिक तंतु, दो इसके उपयोग है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो उपयोग देखेंगे अपन। एक तो आता है आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म और एक होता है आपके प्रकाशिक तंतु। इन दोनों के बारे में देखते हैं अपन। देखो, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, इसको अपन अंत में देखेंगे क्योंकि ये पहले पूर्ण परावर्तक प्रिज्म आ रहा है। देखो, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म भी आपकी जो है तीन प्रकार के उपयोग करेंगे, तीन प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा। तो अब देखते हैं अपन पूर्ण परावर्तक प्रिज्म देखते हैं अपन। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है, इसको देखते हैं। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है, इसको देखते हैं अपन। देखो, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो होता है आपके, इसका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो होता है, इसका एक कोण तो समकोण होता है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का एक कोण समकोण होता है और दो कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक कोण तो इसका समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है और दो कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। इसे आप पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहेंगे। ये आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में एक कोण समकोण है और दो कोण 45 के। एक कोण 90 डिग्री का है आपके और दो कोण 45-45 के। ये आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री तथा दो कोण 45 डिग्री के, 45 डिग्री के होते हैं। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में क्या होता है, एक कोण तो आपका समकोण या 90 डिग्री का होता है और दो कोण आपके 45-45 डिग्री के होते हैं। और देखो, इसमें ध्यान रखना, अगर लंबवत किरण आपतित होती है, किसी भी पृष्ठ पर लंबवत किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए अंदर प्रवेश कर जाती है, उसका विचलन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता, सॉरी, बिना विचलित हुए वो सीधी की सीधी चली जाती है अगर लंबवत प्रवेश करेगी तो। और अपन देखते हैं कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान जो है, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण का जो मान होता है ये आपके 41.81 डिग्री होता है। 81 डिग्री होता है, जिसे लगभग 42 डिग्री अगर अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो 42 डिग्री आपके क्रांतिक कोण का मान 41.81 होता है। किसके लिए, कांच जल के लिए, अगर कांच वायु के लिए।
कांच वायु के लिए क्या होता है, कांच वायु के लिए आपके क्रांतिक कोण जो होता है, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान आपके कितना होता है, 41.81 डिग्री होता है। यानी कि कांच से जब वायु में जाएगी और आपके जो है क्रांतिक कोण का मान 81 डिग्री है, तो कहने का यह अर्थ है कि वो क्या होगी, आपके सघन विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ के अनुदिशी अपवर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा कोण पर आपतित होती है तो उसका पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यानी कि 42 डिग्री इसको लगभग मान लेते हैं क्योंकि 42 के बहुत पास में है। तो कांच वायु के लिए आपके क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री है, और अगर 42 डिग्री से ज्यादा डिग्री कोण पर अगर आपतित होगी प्रकाश किरण तो उसका पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन देखते हैं तो कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण 41.81 होता है, 81 होता है। तो देखो इसके किसी भी पृष्ठ पर अगर लंबवत आपतित होगी प्रकाश किरण तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। इस प्रिज्म में ध्यान रखना है, आपके इस प्रिज्म के किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश किरण के लंबवत आपतित होने पर प्रकाश किरण बिना विचलित हुए अंदर प्रवेश कर जाती है, बिना विचलित हुए अंदर प्रवेश कर जाती है। और यदि उसके कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 41.81 डिग्री होता है। और प्रिज्म में अपवर्तित किरण 42 डिग्री से अधिक कोण पर यानी कि 45 डिग्री पर, ठीक है, 42 डिग्री से अधिक कोण पर या 45 डिग्री पर आपतित होती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। कैसे, मैं अभी समझाता हूं आपको। अगर 42 डिग्री से ज्यादा कोण पर अगर प्रकाश किरण आपतित होगी तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है प्रिज्म के अंदर, ठीक है। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपन ने शर्त देखी, प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होनी चाहिए, यानी कि प्रिज्म के अंदर से वायु बाहर अपवर्तित होगी तो, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो अंदर ही परावर्तित हो जाएगी वो। तो देखो आपके ये भी जरूरी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये भी जरूरी है, प्रिज्म से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपके क्या जरूरी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तक तक प्रिज्म के लिए, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म के लिए अगर प्रकाश किरण 90 डिग्री पर अपवर्तित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म के लिए 90 डिग्री पर आपतित
आपतित किरण के लिए, 90 डिग्री पर आपतित किरण के लिए लंबवत किरण आपतित हो रही है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? देखो इधर ध्यान से समझो। यह आपके समकोण हो गया, यह आपके प्रिज्म हो गया, और ये 90 डिग्री पर कोई प्रकाश किरण अगर आपतित हो रही है, ये 90 डिग्री पर आपतित होगी। अगर प्रकाश किरण 90 डिग्री के कोण पर आपतित होगी, ये लंबवत आपतित हुई तो बिना विचलित हुए चली गई। लेकिन देखो इसका ये कोण 90 का हो गया, इसका ये कोण 90 का हो गया, और ये कोण आपके 45 का है। तो ये कोण 90 का, इस त्रिभुज में देखो आप, ये 45 का, ये 90 का, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री का, ये भी आपके 45 का। तो देखो अगर मैं यहां पर आपके अभिलंब खींचता हूं, यहां पर इस आपतन बिंदु पर अगर अपन अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब खींचा, तो ये अभिलंब खींचा तो ये पूरा कोण समकोण था, ये 90 45 का है, तो ये भी क्या हो गया आपके 45 का। आपके ध्यान रखना, ये भी क्या हो गया आपके 45 डिग्री का कोण हो गया। अभिलंब के साथ इस आपतित किरण द्वारा इस अंदर वाले पृष्ठ पर, यानी कि कांच वायु के लिए पृष्ठ पर आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो गया, और आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो गया, यानी कि 42 डिग्री से ज्यादा, 41.8x से ज्यादा। अभी हाल मैंने आपको समझाया है, ठीक है, क्या समझाया मैंने? प्रिज्म में अपवर्तित किरण 42 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहां पर इसका क्या होगा, ये क्या हो रही है, देखो आपके क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। किसके लिए बोलो? कांच वायु के लिए, ठीक है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रही है, तो इसका क्या होगा बोलो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। प्रिज्म के अंदर ही क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो क्या होता है, तो देखो यहां पर आपतन कोण 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री परावर्तन के नियम से। तो पुनः ये क्या होगी, इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी, सीधी सीधी चली जाएगी। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तक प्रिज्म के लिए 90 डिग्री पर आपतित किरण के लिए, 90 डिग्री पर आपतित किरण के लिए क्रांतिक कोण, क्या लिख रहा हूं मैं आपके, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण। देखो क्रांतिक कोण जो है यहां पर आपतन कोण जो होगा, ठीक है, आपतन कोण लिख रहे, 90 डिग्री पर आपतित किरण के लिए, 90 डिग्री पर आपतित किरण के लिए दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण, दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण, आपतन कोण क्या होगा बोलो? 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण, ठीक है। और कांच वायु के लिए, कांच वायु के लिए, कांच वायु के लिए, ठीक है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण 42 डिग्री से अधिक, अधिक होगा, अधिक होगा, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, होगा, होगा। और इसका, और इसका पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इसका अपवर्तनांक कितना होना चाहिए अपन देखते, क्योंकि देखो दो कोण 45 के, तो 45 का कोण तो आएगा ही आएगा। तो देखो क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध अपन ने देखा था, देखो क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में अपन संबंध देख चुके हैं। देखो ये आपके क्या हो गया, प्रिज्म, ठीक है, ये आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म हो गया। तो इसमें ये कोण तो काय का है आपके 90 डिग्री का, और ये दो कोण आपके क्या हो गया 45 डिग्री, और ये भी क्या हो गया 45 डिग्री हो गया आपके, ठीक है, 45 डिग्री हो गया। तो अगर लंबवत प्रवेश करेगी तो दूसरे पृष्ठ पर हमेशा 45 के कोण पर ही जाएगी। अगर ये हमेशा क्या होगा, अगर लंबवत प्रवेश करेगी इस पृष्ठ से
तो अगले वाले पृष्ठ पर हमेशा 45 का कोण ही बनेगा। अभी अपन पिछले में देख चुके हैं, इससे पहले अपन ने देखा था कि अगर लंबवत प्रवेश करती है प्रकाश किरण तो दूसरे पृष्ठ पर 45 के कोण पर गिरेगी, और 45 के कोण पर गिरेगी, और 45 का कोण आपके कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। अक्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, ये अपन लिख रहे हैं। तो देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक है ना, क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध देख लेते हैं अपन। क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध अपन देख चुके हैं। वैसे तो क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध देख चुके हैं। माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अपन ने देखा था। क्रांतिक कोण की ज्या बोलते साइन को, ठीक है। ज्या के क्या होता है, आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपतन कोण की ज्या के माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, और अगर 45 के कोण पर अगर ये आपतित हो रही है तो यहां पर कितना लिखेंगे अपन, 45 डिग्री लिखेंगे। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 1/, ये एक तो ऐसे लिख दिया, साइन 45 का मान 1/√2। तो ये वर्गमूल उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा आपके, वर्गमूल 2, यानी कि म्यू का मान वर्गमूल 2 आया, और वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414, ठीक है। यानी कि प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के लिए आवश्यक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के लिए आवश्यक है कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है या उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 होना चाहिए, 1.414 होना चाहिए। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से 90 डिग्री विचलन के लिए आवश्यक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के लिए, ठीक है। क्या हो गया भाई, आपके जो है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से 90 डिग्री विचलन के लिए, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के लिए या पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से 90 डिग्री विचलन के लिए, 90 डिग्री विचलन क्या है, देखो मैंने अभी समझाया है आपको, पिछला वाला देख लेते हैं। देखो ये देखो 90 डिग्री विचलन हुआ कि नहीं हुआ, 45 ये 45 ये, ठीक है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है ये, इससे 90 डिग्री विचलन हो, ठीक है। विचलन क्या होता है, निर्गत किरण का आपतित किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो ये तो क्या है, आपतित किरण और ये निर्गत किरण दोनों के बीच का ये जो कोण है, या इधर ले लोगे आपके आपतित किरण की दिशा का निर्गत किरण की दिशा के बीच का जो कोण लोगे वो अगर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री विचलन कोण के लिए क्या आवश्यक है, उसका अपवर्तनांक कितना लिखा अभी अपन ने, 414, 1.414 होना चाहिए। आपको ध्यान रखना, यही लिख रहे अपन ने, ठीक है। 90 डिग्री से विचलन हो, इसके लिए जो है माध्यम का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, 1.414। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से 90 डिग्री विचलन के लिए, 90 डिग्री विचलन के लिए माध्यम का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लिख देते चलो, विचलन के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, अपवर्तनांक 1.414 होना चाहिए। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है
कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से अगर प्रकाश किरण जो है 90 डिग्री से विचलित हो रही है, आपके ध्यान रखना, प्रकाश किरण अगर 90 डिग्री से विचलित हो रही है, 90 डिग्री से विचलित होगी, तो उसके लिए आपके इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 होना चाहिए। सत्य है, आप ध्यान रखना, सही विकल्पों के लिए भी तैयार आप रहना। मैंने तो आपको समझा दिया है, सतर्क रहना। चलो देखते देखे, आप सोच रहे हो सर आपको दौरे पड़ने लग गए हैं। हम लाइक भी कर लेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि आपके आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो हमारे तक पहुंच पाए। जय श्री महाकाल। आगे देखते हैं। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म से 90 डिग्री विचलन के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 होना चाहिए। देखो यहां से देखा है ना अपन ने, क्यों? क्योंकि देखो आपतन कोण का मान आपके क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री आ रहा है। 45 डिग्री जब मैंने लिखा तो इसका मान कितना आया, 1.414 अपवर्तनांक आया। लेकिन इस कोण पर जब आपतित होगी ना प्रकाश किरण, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का जो मान है यहाँ पर क्रांतिक कोण से क्या है, ज्यादा है। क्रांतिक कोण आईसी से क्या है, ज्यादा है। अपन ने देखा था कांच जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 41.81 डिग्री होता है। 41.81 डिग्री होता है। कांच जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 41.81 होता है। और 45 डिग्री लिखा है अपन ने, जो कि ज्यादा है। 45 डिग्री देखो ज्यादा है, क्रांतिक कोण से ज्यादा है आपतन कोण का मान। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि 90 डिग्री से विचलन होगा। 90 डिग्री से विचलन हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 होना चाहिए। चलो अब अपन देखते हैं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के क्या क्या उपयोग है, ये किस किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब बनाता है, तो इसके बारे में देखते हैं। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होता है पहले देखते हैं। देखिए पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, देखो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ऐसा प्रिज्म होता है जिसका एक कोण तो क्या होता है, समकोण होता है, और दो कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहलाता है। ये मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी है, शायद आपके नहीं लिखवाए, देखे देख लेता हूं मैं। ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, ये देखिए पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में एक कोण समकोण तथा दो कोण 45-45 के होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म हो गया। इसके दो कोण तो क्या होंगे, 45-45 के, और एक क्या हो जाएगा, आपके समकोण हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अब देखो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो होता है ना, इसका उपयोग काय में किया जाता है। अनेक प्रकाशिक यंत्र, जैसे उदाहरण के लिए अपन देख लो, ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो है ना, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग काय में करते हैं। देखो अनेक प्रकाशिक उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बाइनोकुलर। ठीक है, बाइनोकुलर, ये कूलर नहीं है। आप सोच रहे हो सर ये कूलर तो है, आपने कोई बाइनो लगा दिया। ठीक है, बाई को कह रहे होगे नो बाइनोकुलर, देखो नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ये बाइनोकुलर एक प्रकाशिक यंत्र है, ये इसमें भी करते हैं। एक प्रकाश मापी में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रकाश मापी में भी इसका उपयोग करते हैं। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग काय में करते हैं। एक तो आपके क्या हो गया, बाइनोकुलर, एक हो गया आपके बाइनोकुलर, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपके एक प्रकाश मापी हो गया। ठीक है, और तीसरा देखो आपके, तीसरा क्या हो जाएगा, आपके पेरिस्कोप। बहुत ही आईएमपी है पेरिस्कोप। इन तीनों में जो है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप, बाइनोकुलर और प्रकाश मापी। ठीक है, क्या हो गया आपके, एक तो हो गया आपके बाइनोकुलर, एक हो गया आपके पेरिस्कोप, एक हो गया प्रकाश मापी। तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो
पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग काई में करते हैं, बाइनोकुलर में करते हैं साहब, हाँ, प्रकाश मापी में करते हैं, हाँ, पेरिस्कोप में करते हैं, हाँ, चलो तीनों में इसका उपयोग करते हैं। तो देखो अब एक तो होता है काई कैसे करते हैं, अपन इसको देखते हैं। एक तो आपके समकोण पर विचलन के लिए, यानी कि 90 डिग्री पर अगर आपको विचलन करना है, अभी देखा था अपन ने, समकोण पर विचलन करना है, तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, तो देखो 3 प्रकार से इसका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग, ठीक है, तीन तीन यंत्रों में किया था। किस किस प्रकार से करते हैं, तो एक तो हो जाएगा आपके देखो काई में, देखो एक तो हो जाएगा 90 डिग्री से विचलन के लिए, 90 डिग्री से विचलन विचलन के लिए। नंबर 2 180 डिग्री से विचलन के लिए, 180 डिग्री से विचलन के लिए। और एक आपके ऊर्ध्व शीर्ष विचलन के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके ऊर्ध्व ऊर्ध्व शीर्ष ऊर्ध्व शीर्ष विचलन के लिए। ऊर्ध्व शीर्ष विचलन क्या होता है, इसको भी अपन देखेंगे बहुत ही डिटेल में। देखिए ऊर्ध्व शीर्ष विचलन के लिए प्रिज्म की भांति जो इसका उपयोग करेंगे, ऊर्ध्व शीर्ष विचलन के लिए, है ना, ऊर्ध्व शीर्ष कारी प्रिज्म की भांति, प्रिज्म की भांति, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे। एक 180 डिग्री से विचलन के लिए, एक 90 डिग्री से विचलन के लिए, एक 180 डिग्री से विचलन के लिए करेंगे, ठीक है ना, 180 डिग्री से विचलन के लिए करेंगे। एक ऊर्ध्व शीर्षकारी प्रिज्म की भांति इसका उपयोग करें, ऊर्ध्व शीर्षकारी प्रिज्म की भांति उपयोग करेंगे इसका। तो चलो सबसे पहला देख लेते, देखें सबसे पहला देखते हैं 90 डिग्री से विचलन के लिए। 90 डिग्री से विचलन के लिए, विचलन के लिए अपने को 90 डिग्री से अगर विचलन करना हो, कोई चित्र देख रहे हैं अपन और 90 डिग्री से अगर विचलित करना है चित्र देखने के लिए, उसको 90 डिग्री से अगर मोड़कर जो है अपने को चित्र देखना है, तो उसके लिए इसका उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं अपन। देखो ये आपके देखो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ले लिया अपन ने, ठीक है, ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ले, ठीक है, ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म लिया। ये यहां पर आपके कोई वस्तु रखी गई है, मान लेते हैं आपके यहां पर ये जो है वस्तु रखी गई है, इस प्रकार से वस्तु रखी गई है। इस वस्तु से प्रकाश किरणें चलती है, मान लिया अपन ने एक तो इसके यहां से एक प्रकाश किरण तो ये चली, देखो यहां पर ये आपतित हुई, एक प्रकाश किरण तो यहां पर ये आपतित हुई, और एक और प्रकाश किरण इस और इसके एक दूसरे सिरे से, एक इस सिरे से आपतित हुई प्रकाश किरण, एक इस सिरे से आपतित हुई, दोनों सिरों से प्रकाश किरण आपतित हुई। इस प्रकार से देखो यहां पर इस पृष्ठ मान लिया जाए कि इसको अपन ने एबीसी पृष्ठ नाम दे दिया। चलो इसको क्या नाम दे दिया, एबीसी पृष्ठ, एबीसी नाम दे दिया। इस प्रिज्म को अपन ने क्या नाम दे दिया, एबीसी, ठीक है। वैसे अपन एबीसी हमेशा इस ओर से देंगे, अपन इधर से ही दे देते, अपन ए बी सी हर बार इस ओर से देंगे, तो अपन यहीं से नाम दे दिया, इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम दे दिया। तो देखो एसी पृष्ठ, इसके पृष्ठ एसी पर लंबवत आपतित हो रही है, प्रकाश किरणें पृष्ठ एसी पर लंबवत आपतित होती है, ठीक है। जब लंबवत आपतित होगी तो देखो आपतन कोण का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, क्योंकि 45 के कोण पर आपतित होगी। अभी देखा था अपन ने यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होगी, 45 के कोण पर आपतित होगी, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है। ये भी क्या होगी, 45 के कोण पर आपतित होगी और इस प्रकार से इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। और ये इस प्रकार से यहां पर निर्गत हुई प्रकाश किरणें, देखो ये इसके
पेड़ से आई, मान लो ये पेड़ है और ये सिर है, तो ये वाली सिर वाली है। इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब यहाँ ये बन गया। देखो, तो इस प्रकार से देखो अपन ने क्या किया, समकोण से परावर्तित कर दिया ना। देखो समकोण से विचलन हुआ कि नहीं हुआ, 90 डिग्री से विचलन हुआ कि नहीं हुआ, इधर था और इधर हो गया। 90 डिग्री से आपके क्या हो गया, विचलन हो गया। 90 डिग्री से विचलन के लिए जो है अपन जो है आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग करें। ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग किया जाता है 90 डिग्री से इस प्रकार से विचलन के लिए जो है। तो अपन यहां पे लिख दिया, क्या लिखा अपन ने, पृष्ठ AC पर, पृष्ठ AC पर, पृष्ठ AC पर लंबवत, लंबवत आपतित होती है, आपतित होती है। ठीक है, पृष्ठ AC पर लंबवत आपतित होती है। कौन, प्रकाश किरणें, वो आप समझ सकते हो। तो लंबवत आपतित होती है बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए दूसरे पृष्ठ BC पर आपतित होगी। बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, विचलित हुए दूसरे पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है। 45 डिग्री के कोण पर आपतित होगी। ध्यान रखना, अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो 45 का, मैं आपको एक बार वो चेक करवा देता हूं। ठीक है, ये देखो आपके, क्योंकि देखो ये आपके क्या है, 90 का कोण है, ये 90 का है और ये पहले से 45 का कोण था इस त्रिभुज में। ये 90 का, ये 45 का, तो ये भी क्या होगा, 45 का। और ये अभिलंब है, इस पृष्ठ के लंबवत है, तो ये 45 का है, तो ये भी क्या होगा, देखो 45 का। तो अभिलंब के साथ 45 का कोण बनाया, जो कि क्रांतिक कोण से ज्यादा है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण तो परावर्तन के नियम से बराबर होगा, तो ये भी परावर्तन के नियम से ये भी क्या हो गया आपके 45 डिग्री, 45 45 90 हो गया। यानी कि क्या हो गया, देखो ये 90 डिग्री से विचलन हो गया। यहां भी सेम यही रहेगा, 90 डिग्री से विचलन होगा। तो क्या लिखा अपन, बिना विचलित हुए दूसरे पृष्ठ पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। यहां आपतन कोण, यहां आपतन कोण, आपतन कोण 45 डिग्री, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से ज्यादा है, जो कि 42 डिग्री मान रहे अपना 41.81 है। क्रांतिक कोण का मान इसके लिए 41.81 है। ठीक है, जिसको 42 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। 42 मान लो, 42 के बहुत पास है, तो ठीक है। यहां आपतन कोण 45 डिग्री क्रांतिक कोण से ज्यादा है, ज्यादा है। अतः इसका पृष्ठ BC से, पृष्ठ BC से कोण आंतरिक, आंतरिक परावर्तन होता है, परावर्तन होता है, होता है। तथा AB पर परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें इस AB पर क्या होती है, लंबवत, लंबवत होगी, तो ये पुनः बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तथा AB पर परावर्तित किरणें लंबवत, लंबवत आपतित होती है, आपतित होती है, जिससे, जिससे बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से विचलन कितना हो गया, बोलो 90 डिग्री का। विचलन कितना हुआ, बोलो 90 डिग्री का। और विचलन 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, आपतित किरण की दिशा और
निर्गत किरण की दिशा के बीच विचलन, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच विचलन 90 डिग्री हो जाता है, निकल जाती है। और आपतित किरण की दिशा, आपतित आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण, निर्गत किरण की दिशा में विचलन, में विचलन 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री से विचलन करना हो ना, आपको 90 डिग्री से विचलन करना हो, मान लो प्रकाश किरण इधर से आ रही थी और मेरे को यहाँ प्रतिबिंब चाहिए 90 डिग्री से विचलन में चाहिए, मेरे को प्रतिबिंब कितने डिग्री में चाहिए, 90 डिग्री से विचलन चाहिए, तो आप जो है इस प्रिज्म का उपयोग कर सकते हो। 90 डिग्री से अगर आपको विचलन चाहिए तो आप इस प्रिज्म का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से इस भांति इस प्रिज्म का उपयोग बाइनोकुलर में किया जाता है। ठीक है, इस भांति इसका उपयोग जो है कार्य में करेंगे अपन, बाइनोकुलर में करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है, 90 डिग्री से विचलन करना है। ठीक है, तो देखो बाइनोकुलर में अपन इसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो केवल 90 डिग्री से विचलन किया ना अपन ने, ये पेरिस्कोप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इस भांति इस प्रिज्म का उपयोग पेरिस्कोप में करेंगे मेरे मित्र, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप दूरदर्शी। ठीक है, इस भांति इस प्रिज्म का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप में उपयोग करेंगे इसका। ठीक है, 90 डिग्री से पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की तरह, क्योंकि वहां पर पूर्ण रूप से परावर्तित किया जाता है प्रकाश किरणों को। तो ठीक है, इस भांति इस प्रिज्म का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की तरह, पूर्ण परावर्तक की तरह, पूर्ण आंतरिक परावर्तक की तरह, तक की तरह। ठीक है, तो फिर भाई अपन कह रहे हैं कि आप जो है प्रिज्म का उपयोग कर रहे हो, कांच का क्यों नहीं कर लो, कांच लगा दो ना वहां पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो भी कर देगा 90 से। लेकिन देखो इसमें प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तक की तरह इससे इससे बना प्रतिबिंब, किससे, इससे किससे, प्रिज्म से, इससे बना प्रतिबिंब चमकीला तथा दर्पण से अधिक स्पष्ट होता है, अधिक स्पष्ट होता है, ध्यान रखना, दर्पण से अधिक स्पष्ट होता है। इसीलिए पेरिस्कोप में पूर्ण परावर्तक की तरह जो है अपन किसका उपयोग करेंगे, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का करेंगे, ना कि अपन जो है दर्पण का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके 180 डिग्री से विचलन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अब आपके दूसरा पॉइंट आ गया, देखो आपका 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री विचलन के लिए, 180 डिग्री विचलन के लिए, 180 डिग्री विचलन के लिए अपन जो है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कैसे उपयोग करेंगे, अब उसको देखते हैं। अगर आपको पूर्ण परावर्तक 180 डिग्री, यानी कि देखो 180 तो यही हुआ, अगर इधर जा रही थी प्रकाश किरण और वापस इधर चली जाए, 180 हो गया ना। अगर मान लिया जाए, अगर मान लो प्रकाश किरण इधर जा रही है, वापस पलट कर इधर चला जाए, तो देखो 180 हो गया ना, 180 विचलन के लिए। ठीक है, देखो 180 हुआ ना, इधर जा रही थी और वापस इधर चली गई, तो 180 विचलन हो गया आपके, 180 विचलन के लिए। तो चलो 180 विचलन के लिए इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे उसको अपन देखते हैं। ये अपन ने जो है आपके पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ले लिया।
कि अपन ने क्या किया, यहाँ पर आपके जो है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म लिया, या आपके जो है अपन ने क्या लिया, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ले लिया है। क्या आपके क्या है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है। इसका ये कोण जो है 90 डिग्री का है आपके, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का है, और ये दोनों कोण इसके जो है 45 डिग्री के हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है। ठीक है, इसको एबीसी नाम दिया था अपन ने, ये एबीसी प्रिज्म हो गया आपके। देखो एबीसी, बीसी आधार है इसका। तो देखो यहां से अगर प्रकाश किरण इसमें लंबवत अगर अंदर प्रवेश करती है, देखो अगर लंबवत प्रवेश करती है इस सिरे से, ठीक है, यहां से प्रकाश जो किरण जो है इस प्रकार से देखो लंबवत प्रवेश करी इसने, ये प्रकाश किरण थी, ने जो है लंबवत प्रवेश किया प्रिज्म के भीतर, देखो इसने लंबवत प्रवेश किया। इस प्रकार से यहाँ कोई वस्तु ले लेते हैं अपन, ये कोई वस्तु ले ली अपन ने, ये वस्तु है, एक इसके सिरे से आई और एक इसके पैर से आई, लंबवत प्रवेश किया। लंबवत प्रवेश करेगी किसी भी पृष्ठ से प्रिज्म के भीतर, अगर लंबवत प्रवेश करती है तो बिना विचलित हुए दूसरे पृष्ठ पर चली जाती है, तो ये बिना विचलित हुए दूसरे पृष्ठ पर जाएगी। और देखो ये 45 का, तो यहाँ भी ये भी 45 का रहेगा कोण, यानी कि यहाँ 45 के कोण पर आपतित होगी। आपतन का कोण का मान 45 डिग्री है, जो कि क्रांतिक कोण 42 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश किरण का क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस प्रकार से क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा प्रकाश किरण का, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ इसका भी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और फिर पुनः यहाँ पर देखो आपके ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों में यहाँ भी ये 45 का रहेगा, ये 45 का रहेगा, इधर आपतन कोण का मान पुनः यहाँ भी 45 का रहेगा। आपतन कोण का मान इस पृष्ठ पर भी क्या होगा, आपके 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री होगा तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, जो कि 42 डिग्री या 41.81 से ज्यादा है, तो यहाँ भी क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी प्रकाश किरण इस प्रकार से। ठीक है, लंबवत परावर्तित होगी और इस प्रकार से निकल। तो देखो यहां पर देखो आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से आई तो है, देखो ये सिरे से आ रही है, तो इधर सिरा आ गया इसका, ये इस प्रकार से यहाँ। तो देखो 180 से परावर्तन हो गया ना इसका, इधर से आई थी वापस घूमी और इधर चली गई, तो देखो आपके 180 डिग्री से परावर्तन हो गया इसको। ठीक है, और देखो इसका सिर इधर था, आपके इसका सिर इधर था, इसका सिर इधर पलट भी गया, तो आप इसको ध्यान रखना, वस्तु को सीधा करने में भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, बाइनोकुलर जिसको कहते हैं, ठीक है, इन दोनों का उपयोग यहाँ बाइनोकुलर में होगा, उसका उपयोग पेरिस्कोप में करेंगे पूर्ण परावर्तक की तरह, ये ध्यान रखना आप, मैंने उसमें बाइनोकुलर बता दिया था भूल में। चलो देखो, तो इसका उपयोग भी अपन क्या कर सकते हैं, वस्तु कर सकते हैं। ठीक, किया नहीं जाता है, उर्दू शीर्षकारी की तरह करेंगे वैसे तो अपन, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होता है। तो देखो इसमें भी कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें 180 डिग्री से विचलन करने में उपयोग करेंगे। तो चलो देखो, तो क्या होता है, इस प्रकार से इसका उपयोग जो है अपन क्या करेंगे, आपके 180 डिग्री विचलन में। तो देखो जब पृष्ठ बीसी से, ठीक है, पृष्ठ बीसी से, इसके पृष्ठ बीसी से प्रकाश किरणें लंबवत प्रवेश करती है, तो दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण का मान 45 डिग्री क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो पृष्ठ ए बी से क्या होती है, इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और दूसरे पृष्ठ ए सी पर आपतित होती है, ए सी पर भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, पुनः इनका परावर्तन होता है, और बीसी पर लंबवत आपतित होती है और सीधी की सीधी चली जाती है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ बन गया। देखो अगर आपकी ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ हो गया यहाँ पर, यानी कि देखो अगर इसको आपने सीधा माना है तो ये उल्टा हो जाएगा, और ये इसको उल्टा माना है तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन उल्टा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, उल्टा। इसको अपन ने उल्टा माना, उल्टा है तो इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, देखो सीधा हो गया, क्योंकि इसका सिर इधर था, यहाँ इसका सिर इधर हो गया। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वस्तु को सीधा करने में भी किया जाता है, ये ध्यान रख। ठीक है, तो देखो यहां पर 180 विचलन के लिए, 180 डिग्री विचलन के लिए
के लिए लंबवत आपतित किरणें, लंबवत आपतित आपतित किरणें प्रिज्म के बीसी पृष्ठ से लंबवत प्रवेश करती है बिना विचलित हुए पृष्ठ AB पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यहाँ आपतन कोण ठीक है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है ठीक है। देखो यहाँ कांच वायु के लिए आपतन कोण, देखो कांच से यहाँ वायु में अपवर्तित होगी, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बाहर अपवर्तित ही नहीं होगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन देखो कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान आपके 41.81 होता है, जिसको आप 42 डिग्री मान सकते हो। तो 42 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, बड़ा है, तो इसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है। प्रकाश किरणें पूर्ण रूप से परावर्तित होकर पृष्ठ AC पर पुनः 45 के कोण पर आपतित होगी। देखो अगर आप यहाँ पर अभिलंब खींचोगे ना तो आपको 45 के कोण ही आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आपके आपतन कोण का मान 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, आपतन कोण का मान 45 होगा। यहाँ भी क्या रहेगा, आपके क्रांतिक कोण से बड़ा। पुनः उल्टा तो ये इसका है, ये आपके ध्यान रखना है ना। होकर पृष्ठ AC पर पुनः आपतित होती है, पुनः क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पुनः आपतित हुई, पूर्ण रूप से परावर्तित होकर पृष्ठ BC से लंबवत बाहर निकल जाती, आपतित होकर आती है, ठीक है। अधिक कोण पर आपतित होती है, परावर्तित होकर लंबवत पृष्ठ BC से निर्गत हो जाती है, निर्गत हो तो हो गई साहब। लेकिन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का विचलन कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से और निर्गत किरण आपतित किरण के विपरीत हो जाती है, और विचलन 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार अपन 180 डिग्री से विचलन कर दिया अपन ने, ठीक है, 180 डिग्री से विचलन हो जाता है। इस हेतु इसका उपयोग
ठीक है, उल्टी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा करने में भी किया जाता है। इस हेतु इसका उपयोग उल्टी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा करने में भी किया जा सकता है। करते तो नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। इस हेतु इसका उपयोग भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सीधा करने में भी किया जा सकता है। इसका उपयोग किसका बोलो, 180 डिग्री विचलन का उपयोग बाइनोकुलर में किया जाता है। इस गुण का उपयोग, ठीक है, यहां लिख देते हैं इसका अपन। ठीक है, इसका उपयोग जो है अपन काई में करते हैं, बाइनोकुलर में। प्रिज्म का इस भांति उपयोग, ध्यान रखना, प्रिज्म का इस तरह उपयोग या इस भांति उपयोग, प्रिज्म का इस तरह उपयोग बाइनोकुलर में किया जाता है। बाइनोकुलर में किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बाइनोकुलर में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो आपके जो है 180 डिग्री हो गया। अब ऊर्ध्वशीर्षकारी पूर्ण परावर्तक की तरह उपयोग। ठीक है, अब आता है आपके नेक्स्ट आ जाएगा, देखो क्या आ जाए, ऊर्ध्वशीर्षकारी प्रिज्म की भांति उपयोग। तीसरा, ऊर्ध्व शीर्षकारी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके शीर्षकारी प्रिज्म की भांति उपयोग। इस प्रिज्म का जो है ऊर्ध्वशीर्षकारी प्रिज्म, जय श्री महाकाल दोस्तों, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का जो उपयोग है ऊर्ध्वशीर्षकारी प्रिज्म की तरह किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्या होता है इसके बारे में, इरेक्टाइल प्रिज्म क्या है इसके बारे में अपन देखिए। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो है, तो इसका ऊर्ध्व शीर्षकारी प्रिज्म की भांति किस प्रकार उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्व शीर्षकारी का अर्थ है, देखो, उल्टी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना। तो देखो किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसकी कार्यविधि अपन देखते हैं। ये आपके जो है प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, यहां पर जो है अगर कोई प्रकाश किरण अगर प्रिज्म न होता तो सीधी की सीधी ही जो है इसमें चली जाती है। इस प्रकार से अगर ये जो है अगर प्रिज्म नहीं होता है तो प्रकाश किरणें इस प्रकार से सीधी की सीधी चली जाती है। अगर प्रिज्म अनुपस्थित होता है तो इस प्रकार से सीधी की सीधी चली जाएगी। यहाँ पर अपन ने जो है एक वस्तु मान ली, ये उल्टी वस्तु है। ये यहाँ पर अपन ने एक वस्तु मानी, जो वस्तु जो है इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी। इसका सिरा ए है और इसका जो है आधार जो है वो बी है। उल्टी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो है अपन देखो ऊर्ध्वशीर्षकारी की तरह इस प्रिज्म एबीसी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे अपन। ये आपके एबीसी प्रिज्म है। चलो अपन इसको वस्तु को पी क्यू नाम दे देते हैं। वस्तु को अपन क्या नाम दे देते हैं, पी क्यू। ये पी क्यू वस्तु है, वस्तु पी क्यू है। पी इसका क्या है, शीर्ष है, और क्यू आधार है। प्रिज्म के सम्मुख, प्रिज्म एबीसी के सम्मुख, एबीसी के सम्मुख सम्मुख वस्तु पी क्यू स्थित है। वस्तु पी क्यू स्थित है, पी क्यू स्थित है, वस्तु पी क्यू स्थित है।
PQ स्थित है। देखो यहां से इसके दोनों सिरों से अपन प्रकाश किरणें ले लेते हैं। देखो इसके सिरे से प्रिज्म के ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, इसको द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ए बी क्या हो गया आपका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और बीसी इसका आधार हो गया, और एसी क्या है इसका द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। तो इसके सिरे से एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई, आधार के समांतर आपतित हुई, और यहां से इसके आधार से भी प्रिज्म के आधार के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई। यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर अपन ने देखा कि देखो यहां पर जैसे ही क्या होगा, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होगी प्रकाश किरण का यह गुण होता है, प्रिज्म का यह गुण होता है कि जो भी प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होती है उसको आधार की ओर झुकाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखो अगर अपन यहां पर अभिलंब खींचेंगे, इस प्रकार से अगर अभिलंब खींचेंगे यहां पर आपतन बिंदु पर, तो प्रकाश किरण यहां क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी तो अभिलंब इधर रहेगा, तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से क्या होगी, इधर झुक जाएगी। तो ये इस प्रकार से प्रकाश किरण जो है यहाँ पर झुककर जो है प्रिज्म के आधार जो है, प्रिज्म के आधार के बिंदु पर आपतित होती है। इस प्रकार से ये यहां से जो है ये P से आपतित हुई प्रकाश किरण, इस प्रकार से प्रिज्म इस वस्तु के सिरे P से आपतित हुई प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर। ये प्रिज्म ABC है, इस वस्तु के सिरे से इस आधार BC के समांतर एक प्रकाश किरण प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हुई। जैसे अपवर्तित होती है और प्रिज्म के आधार की ओर झुककर आधार पर यहां पर क्या होता है, आधार पर आपतित होती है, और यहां पर आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। अगर मैं यहां पर अभिलंब खींचता हूं तो यहां पर देखो अभिलंब के साथ यह आपतित किरण जो कोण बनाएगी इसको कहेंगे आपतन कोण, और आपतन कोण अपन जानते हैं यहां पर देखो कांच से वायु में अपवर्तित होगी, और कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 41.81 होता है, और यहां पर ये जो कोण होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, 45 डिग्री होता है, आपतन कोण का मान यहाँ 45 डिग्री होता है जो क्रांतिक कोण से ज्यादा है। कांच वायु के लिए 41.81 होता है, क्रांतिक कोण का मान 41.81 डिग्री होता है, और यहां पर 45 के कोण पर आपतित होती है प्रकाश किरण, अर्थात क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के कारण प्रकाश किरण का यहां पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश किरण का क्या होता है, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश किरण का क्या होता है, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक क्या हो जाता है, इसका प्रकाश किरण का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो अपन यहां लिखेंगे प्रिज्म एबीसी के सम्मुख वस्तु PQ स्थित है, P से प्रिज्म एबीसी के आधार BC के समांतर प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित किरण समांतर है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, प्रिज्म P से, ये P हो गया वस्तु का सिरा हो गया, P से प्रिज्म ABC, ये प्रिज्म ABC हो गया, P से प्रिज्म ABC के ये प्रिज्म ABC हो गया, ये इसका आधार हो गया, आधार BC के समांतर प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर, समांतर प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात आधार BC पर आपतित किरण
अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद बीसी की ओर झुककर बीसी की और बीसी कौन है? प्रिज्म का आधार है। ये बीसी क्या है? प्रिज्म का आधार है। ठीक है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन का अर्थ है प्रिज्म के अंदर घुसने के बाद, अपवर्तन के बाद बीसी की ओर झुककर, यह आधार बीसी है, इसकी ओर झुककर, बीसी की ओर झुककर आधार पर, ठीक है, आधार पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। झुककर आधार बीसी पर कांच वायु के लिए आपतन कोण, क्रांतिक कोण, सॉरी क्या लिखेंगे अपन? क्रांतिक कोण। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है? 41.81 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है, अधिक कोण पर आपतित होती है और ठीक है, आप चाहो तो P और Q से दोनों के लिए लिख सकते हैं अपन। ठीक है, P व Q से, ठीक है, अपन यहां दोनों के लिए लिख देते हैं। यहां पर PQ से प्रिज्म ABC के आधार BC के समांतर, ABC के आधार BC के समांतर दोनों प्रकाश किरणें आपतित हुई। ये दोनों प्रकाश किरणें BC के समांतर आपतित होती है और ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात BC की ओर झुक जाती है। जैसे अपवर्तन होता है BC की ओर झुक जाती है, ये प्रकाश किरण भी क्या होता है? BC की ओर झुक जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये भी क्या होती है? आपके BC की ओर झुक जाती है, आधार BC की ओर झुक जाती है। ये प्रकाश किरण भी क्या होता है? आधार BC की ओर झुक जाती है, इस प्रकार से। और ये भी क्या होती है? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। ये प्रकाश किरण भी क्या होता है? आपके क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद परावर्तित हो जाती है ये भी, और ये भी क्या हो गई? परावर्तित हो गई, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा यहां पर देखो, क्रांतिक कोण 41.81 से अधिक कोण पर आपतित होती है और आधार BC से परावर्तित होकर, पूर्ण परावर्तित होकर, BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है। द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद क्या होती है? अपवर्तन के बाद कांच से वायु में अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तन के बाद प्रिज्म से वायु में अपवर्तित हो जाती है। जैसे ही क्या होती है? यहां पर ये जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, जैसे ही क्या होती है? देखो, सीधी न जाकर, ये प्रकाश किरणें सीधी न जाकर यहां पर अगर अपन अभिलंब खींचेंगे ना, इस प्रकार से, अगर यहां पर अगर अपन अभिलंब खींचते हैं, देखो अभिलंब अगर मैं यहां खींचता हूं, ये अभिलंब खींचा, तो यहां सीधी न जाकर क्या हो जाएगी? ये प्रकाश किरणें, देखो
यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से अभिलंब खींचेंगे अपन, इस प्रकार से अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश किरणें क्या होगी। वैसे भी देखो प्रकाश प्रिज्म का क्या गुण होता है, आधार की ओर झुकाने का, तो सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी, ये आधार की ओर झुकेगी, देखो अंदर आई तो भी, तो ये क्या होती है, जैसे ही आपकी निर्गत होगी तो आधार की ओर सीधी ना निकलकर आधार की ओर इस प्रकार से झुक जाती है। इस प्रकार से क्या होती है, आधार की ओर झुक जाती है और इस प्रकार से ये निर्गत हो जाती है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये भी प्रकाश किरण निर्गत हुई और इस प्रकार से देखो आपके जो वस्तु ए बी थी, देखो ये पी क्यू थी, तो देखो पी से चलने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से आई और ये पी यहाँ बन गया, देखो ये पी वाला सिरा यहाँ आ जाता है इसका, ठीक है, ये वाला जो पी वाला सिरा है इसका यहाँ आ जाता है, इसका पी वाला सिरा। यहां से अगर अपन देखते हैं ना इसका, ये पी वाला सिरा यहाँ आ जाता है, ये देखो पी से चली प्रकाश किरण अपवर्तित हुई, परावर्तित हुई, पुनः अपवर्तित हुई और निर्गत हो गई। ये भी प्रकाश किरण यहाँ से चली फिर अपवर्तित हुई, यहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, पूर्ण रूप से परावर्तन होता है, पृष्ठ एसी पर गिरती है, अपवर्तन होता है, निर्गत हो जाती है। ये क्यू से होकर आई थी तो ये क्यू हो गया, इसको क्यू वाले को अपन क्यू डैश नाम दे देते हैं। क्यू वाला भाग क्यू डैश पर आया और पी वाला भाग पी डैश पर आ गया, देखो इसका सिर नीचे था इसका ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से अपन जो इसका उपयोग जो है ऊर्ध्व शीर्षकारी की भांति इस प्रकार से करेंगे, अर्थात पी क्यू का प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश पर इस प्रकार से बन जाता है आपके, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद प्रिज्म से वायु में अपवर्तित हो जाती है, वायु में अपवर्तित हो जाती है और पी क्यू का प्रतिबिंब और PQ का सीधा प्रतिबिंब प्रिज्म के दूसरी ओर P डैश Q डैश पर बनता है, P डैश Q डैश पर बनता है, अर्थात उल्टी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से या वस्तु की अपेक्षा उलट जाता है, ठीक है। अतः इसे ऊर्ध्व शीर्षकारी प्रिज्म की तरह उपयोग कहा जाता है। अतः प्रिज्म के इस गुण को ऊर्ध्व शीर्षकारी उपयोग कहा जाता है, ठीक है। अतः प्रिज्म के इस गुण को ऊर्ध्व शीर्षकारी प्रिज्म कहा जाता है, ऊर्ध्व शीर्षकारी कहा जाता है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि उल्टी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देखने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उल्टी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इस गुण का उपयोग भी बाइनोकुलर में किया जाता है, मुख्य रूप से बाइनोकुलर में किया जाता है, ऊर्ध्व शीर्षकारी कहा जाता है। इस हेतु प्रिज्म का उपयोग बाइनोकुलर में किया जाता है। इस गुण का जो उपयोग है बाइनोकुलर में किया जाता है। तो ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म के उपयोग थे। अब अपन देखते हैं, देखो दूसरे नंबर पे अपन ने देखा था प्रकाशिक तंतु, तो अब दूसरे नंबर वाला प्रकाशिक तंतु देखते हैं। वेरी आईएमपी है और बहुत सिंपल है।
ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का अपन देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं प्रकाशिक तंतु। ठीक है, नंबर 2 आता है आपके ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु, तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो है आपके, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर्स या ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। देखो, अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उसको अपन चाहे जितने टेढ़े मेढ़े मार्ग से कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो अगर तो उसकी तीव्रता में बिना कमी किए वैसा का वैसा ही चित्र अपन बना सकते हैं। तो प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है और टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रकाश को जो है कहीं भी कितनी भी दूरी पर ले जाया जा सकता है। तो प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता में बिना कमी किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो प्रकाश ले जा रहे हैं और प्रकाश से अपन कोई चित्र ले जा सकते हैं। क्लियर है, कोई भी चित्र ले जा सकते हैं। तो देखो, प्रकाशिक तंतु की आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, युक्ति नहीं युक्ति है, ठीक है, युक्ति है, युक्ति है जिसमें प्रकाश की तीव्रता में क्या कर सकते हैं अपन? ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा, ऐसी युक्ति है इसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को, ठीक है, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश सिग्नल को बिना तीव्रता में हास्य हुए, ठीक है, जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को उसकी तीव्रता में बिना कमी किए टेढ़े मेढ़े मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेढ़े मेढ़े मार्ग से उसकी तीव्रता में बिना कमी किए टेढ़े मेढ़े मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। टेढ़े मेढ़े मार्ग से आप चाहो जितना टेढ़ा मेढ़ा मार्ग रख सकते हो। प्रकाश सिग्नल बिना तीव्रता में हास्य हुए आप चाहे जितनी लंबी दूरी तक ले जा सकते हो प्रकाशित तंतु। तो इसकी आप संरचना देखते हैं। संरचना, प्रकाशित तंतु की संरचना क्या होती है? तो ये बिल्कुल रेशे जैसे होते, बारीक, ठीक है, और एक केबल में हजारों रेशे होते हैं, बहुत ही महीन रेशे होते हैं। और एक जो केबल होती है रस्सी जैसी, उसमें हजारों रेशे होती है और प्रत्येक रेशे का साइज लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर इतना बारीक रेशा होता है। ठीक है,
तो प्रकाशिक तंतु की एक केबल में हजारों रेशे होते हैं। ऐसे ही एक रेशे की साइज, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है आपके, ऐसे ही एक रेशे साइज लिख दो, आकार लिख दो, एक रेशे का आकार क्या मोटाई के दो भाई, मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत ही बारीक है, अपने बाल से भी बारीक होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। देखो इस प्रकार से अपन इसका जो है प्रकाशिक तंतु की संरचना बना लेते हैं, या इस प्रकार से ये अपन ने प्रकाशिक तंतु की संरचना बना लेते हैं। देखो इस प्रकार से ये प्रकाशिक तंतु, इस प्रकार से अपन ने ये जो है प्रकाशिक तंतु, बिल्कुल धागे जैसा महीन बारीक होता है, ये अपने बाल के जैसा पतला होता है। इसका ये जो केंद्रीय भाग है इसको अपन क्रोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, क्रोड। प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। और इसका बाहरी भाग जो है, ठीक, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। और इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5 होता है, 1.5 होता है। और इसका जो बाहरी आवरण है या बाहरी जो भाग है इसको कहते हैं परिनिधान, परिनिधान। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.48, 1.48 होता है इसका अपवर्तनांक। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि देखो इस क्रोड का अपवर्तनांक तो ज्यादा है और परिनिधान जो है भाग है इसका, बाहरी जो भाग है इसका अपवर्तनांक क्या है बोलो, कम है। यानी कि जैसे प्रकाश किरण इसमें से जब इसकी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश कहाँ जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और अपन ने देखा था अपवर्तन के लिए यह आवश्यक भी है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, जब भी उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपन ने देखा था प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो ये क्रोड तो क्या रहेगा आपके सघन माध्यम, और परिनिधान क्या हो जाएगा आपके विरल माध्यम। तो अपन कहेंगे इसका भीतरी भाग तो क्या कहलाता है, क्रोड, 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। इसके केंद्रीय भाग को, इसके केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। और देखो 1.5 जो है कांच का अपवर्तनांक है, यानी कहने का अर्थ है कि कांच के बराबर अपवर्तनांक होता है। इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, जो कांच के बराबर है, जो कांच के बराबर है। कांच का अपवर्तनांक भी यही होता है। और बाहरी भाग क्या कहलाता है इसका, परिनिधान। क्रोड के चारों ओर
के भाग को परिनिधान कहते हैं। क्रोड के चारों ओर के भाग को परिनिधान कहते हैं। परिनिधान कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.48 होता है। 1.48 होता है। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। 1.48 होता है। अपन ने देखा इसका अपवर्तनांक जो है 1.48 होता है। ये अभी अपन ने देखा है, ये परिनिधान भाग है, इसका जो अपवर्तनांक होता है ये कितना होता है 1.48। इस प्रकार से देखो अपन परिनिधान भाग बना लेते हैं। ये इसका, ये आपके जो है इस प्रकार से ये जो भाग है इसका, ये क्या है परिनिधान। ये वाला जो भाग है ये क्या है इसका परिनिधान। परिनिधान भाग जो है इसका अपवर्तनांक 1.48 होता है। ठीक है, अपवर्तनांक एक शुद्ध निष्पत्ति है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आप सोच रहे होगे सर आगे तो बोलो, मीटर के, सेंटीमीटर के, घन मीटर के, कुछ तो बोलो। ठीक है, तो बिल्कुल आप कह रहे हो, आपकी बात सर आंखों पर, सर की आंखों पर। ठीक है, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये परिनिधान भाग हो, इसका अपवर्तनांक जो है आपके 1.48 होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय भाग क्रोड होता है। ठीक है, ये केंद्रीय भाग है, इसका परिधि भाग, सॉरी अक्षीय भाग, इसको अक्षीय भाग कहते हैं। परिधि भाग तो ये हो गया परिधि के निकट का। ठीक है, ये बीच वाला भाग जो है अक्षीय भाग भी कह सकते हैं इसको। तो देखो केंद्रीय भाग क्या कहलाता है क्रोड, और इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। और 1.5 तो कांच का भी होता है, यानी कि ये कांच ही कांच जैसे हो गया। ठीक है, कांच के बराबर हो गया। तो देखो अब इसकी कार्य विधि देखते हैं अपन, प्रकाशिक तंतु की कार्य विधि। जैसे क्या होता है कि प्रकाश किरण इसके भीतर प्रवेश करती है। प्रकाशिक तंतु के जैसे ही क्या होती है, प्रकाश किरण जो है इसके भीतर प्रवेश करती है। तो क्या होता है, प्रकाश किरण जैसे ही क्या होता है इसके जो है भीतर प्रवेश करती है इस प्रकार से। ठीक है, ये प्रकाश किरण इसके भीतर प्रवेश हुई। जैसे ही प्रकाश किरण इसके भीतर प्रवेश होती है, तो जैसे अपवर्तन के पश्चात वो किसी पृष्ठ पर गिरती है, तो चूंकि इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 और परिनिधान भाग का अपवर्तनांक 1.48। तो यहां प्रकाश किरण जैसे आपतित होगी, तो देखो यहां पर ये सघन माध्यम हो गया, और क्रोड वाला भाग तो सघन माध्यम हो गया, और इसका परिधि भाग जो है या परिनिधान भाग जो है वो विरल माध्यम हो गया। तो यहां पर आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण इसमें प्रवेश कर जाती है तो उसका 100% पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बार बार। तो जैसे ही क्या होता है यहां पर इस पृष्ठ पर आपतित होती है, तो यहां पर क्या होता है कि आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। तो क्या होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और दूसरे पृष्ठ पर गिरती है प्रकाश किरण। यहां भी आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, वापस इसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर यहां भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, इस भाग से भी इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। फिर वापस यहां भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, इसका पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और यहां से देखो जैसे ही प्रकाश किरण इधर आती है, तो यहां पर इस सिरे से ये जो है निर्गत हो जाती है। जैसे ही प्रकाश किरण क्या होता है, यहां से जिस परावर्तित हुई और इस प्रकार से बाहर चली किरण, देखो उस सिरे से आई थी, इस सिरे से प्रवेश किया और बार बार इसके पृष्ठों से क्या हुआ, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और प्रकाश सिग्नल बिना तीव्रता में परिवर्तन हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर निकल।
इस प्रकार यहां से अगर यहां कोई चित्र रखा तो उससे चलने वाला प्रकाश इस टेढ़े मेढ़े मार्ग, कितना भी आप टेढ़ा मेढ़ा रख सकते हो इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ही सही, और प्रकाश किरण जो है दूसरे सिरे पर निकल जाएगी। यहां आप उसका चित्र देख सकते हो, यहां आप उसका जो है चित्र देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या हो गई आपके कार्य विधि, ये इसकी क्या हो गई कार्य विधि। कार्य विधि क्या लिखी है देखो अपन ने यहां पर, चलो उधर लिख लेते हैं अपन कार्य विधि इसकी। कार्य विधि देखो इसकी नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं कार्य विधि इसकी, चलो यही लिख देते हैं इसकी कार्य विधि। कार्य विधि लिखते हैं इसकी। जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण प्रकाशिक तंतु में, प्रकाशिक तंतु में, तंतु में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो केंद्रीय भाग, केंद्रीय केंद्रीय भाग क्रोड का अपवर्तनांक 1.5 ज्यादा होता है तथा परिनिधान, परिनिधान भाग का अपवर्तनांक 1.48 क्रोड भाग से कम होता है, क्रोड भाग से कम होता है तथा आपतन कोण का मान सदैव, तथा प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का, आपतन कोण का मान सदैव, सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, जिससे प्रकाश, जिससे प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश किरण की तीव्रता में बिना कमी हुए, बिना कमी हुए टेढ़े मेढ़े मार्ग से, टेढ़े मेढ़े मार्ग से दूसरे सिरे पर चली जाती है, दूसरे सिरे पर चली जाती है, चली जाती है। यही इसकी क्या है कार्य विधि है। ठीक है, इस प्रकाश सिग्नल को चाहे जितने टेढ़े मेढ़े मार्ग से अपन ले जा सकते हैं। अब देखो प्रकाशिक तंतु के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, उपयोग, प्रकाशिक तंतु के उपयोग क्या क्या है। तो देखो नंबर 1 इसका उपयोग आ जाता है आपके प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में।
प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, ठीक है, प्रकाश सिग्नलों को अगर दूर तक ले जाना है तो भी अपन इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। और विद्युत सिग्नलों को, विद्युत सिग्नलों को प्रकाश सिग्नलों में बदलकर प्रेक्षित व अभिग्रहित करने में भेज भी सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। पहले उनको विद्युत सिग्नलों को प्रकाश सिग्नलों में बदलकर प्रेक्षित व अभिग्रहित भी किया जा सकता है। और मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण में भी, ठीक है, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण में भी कर सकते हैं भाई। निरीक्षण में मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करना है, हृदय का करना है, पेट का करना है, आंतों का करना है। अगर अपन इनका निरीक्षण भी करना चाहते हैं तो प्रकाशिक तंतु डाल दो। शरीर के अंदर प्रकाशिक तंतु डालकर अंदर जो है अपन प्रकाश भेज सकते हैं और प्रकाश टकराकर वापस प्रकाशिक तंतु से होता हुआ बाहर आ जाएगा, तो अपन बाहर भी उसका चित्र देख सकते हैं प्रकाशिक तंतु के माध्यम से। क्योंकि प्रकाशिक तंतु से अपन जो है टार्च आदि से अपन लाइट डालेंगे, उसमें प्रकाश सिग्नल जाएंगे और अंदर शरीर के अंदर टकराएंगे और वापस बाहर आ जाएंगे परावर्तित होकर, तो अपन बाहर भी उसका चित्र बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण में। चौथा आ जाता है, बहुत ही आईएमपी है चौथा पॉइंट जो है आपके, क्या हो जाए, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए शरीर के अंदर जो है लेजर किरणें भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए भी अपन जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। वो सी बाहर जो है अंदर जो है मान लिया ट्यूमर हुआ कोई, या अन्य कोई जो है कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हुई, इनमें जो है अगर लेजर के द्वारा जो है अपन लेजर भेजकर जो है केवल लक्ष्य पर ही अनुसंधान करना चाहते हैं, प्रकाश किरणों को जो है गामा किरणों को अगर उसके ऊपर छोड़ना चाहते हैं और उसी को जलाना चाहते हैं तो प्रकाशिक तंतु डालकर उसी स्थान पर भी भेज सकते हैं अपन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने के लिए, सिर्फ विद्युत सिग्नलों को प्रकाश सिग्नलों में बदलकर प्रेक्षित व अभिग्रहित करने में, और प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, प्रकाश सिग्नल अपन टीवी वगैरह चला सकते हो बहुत क्लियर क्वालिटी में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, आपको जो है वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर लिखें कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।